हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी का राइस बुक एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग आज नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये नोबेल प्राइज़ का पार्ट 1 है। काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि ऐसे कौन से मेन मुख्य लोग रहे विश्व के, जिन्हें जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में है। कम से कम 5-6 लोग होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे नोबेल प्राइज़ पाने वालों की संख्या लगभग 900 के आसपास है, लेकिन मेनली हम विश्व के अगर उस पर पढ़ेंगे तो 7-8 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया की बात की जाए तो लगभग 9 लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, उनके बारे में पार्ट 2 में। अभी इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के ही नाम पे जो है, अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्वीडन जो है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। आइए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये यूरोप का मैप है, ये है देश स्वीडन और ये उसकी राजधानी स्टॉकहोम। ओके, यहीं पे ही अल्फ्रेड नोबेल जन्मे थे। इनकी डेथ 10 दिसंबर 1896 में 63 ईयर्स के थे तो हो गई थी। इटली में इनकी मृत्यु हुई। फादर का नाम है इमैनुअल नोबेल, मदर का नाम है कैरोलिन नोबेल, और ये लगभग 4 भाई थे और सबसे छोटे ये थे। चौथे नंबर पे ये आते थे। काफ़ी बीमार रहते थे, चाहे आदमी छोटा हो। पहली बात तो ये छोटे थे और दूसरी बात ये कि बीमार भी रहते थे, तो ये माँ से इनका ज़्यादा लगाव रहता था। वैसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं माँ के पास ज़्यादा चिपके रहते हैं। पिता से जो है इन्होंने फंडामेंटल इंजीनियरिंग सीख ली। जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई भी चीज़ जानने की उत्सुकता होती है। अच्छा पिताजी, ये पंखा कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सब करते करते इन्होंने बेसिक चीज़ें जान ली थी। और फिर पिता के बिजनेस, हाँ, ये लगभग 4 साल के हुए थे, पिता के बिजनेस में घाटा होने लगा और ये कहाँ आ गए, ये आ जाते हैं रूस। पिताजी इनके रूस आ जाते हैं, वहाँ पे अपना काम वाम देखे, कुछ दिन रहे। उसके बाद ये 3 और 2 5 साल बाद जब उनके पिताजी वहाँ सेटल हो गए तो 1842 में नोबेल फैमिली स्टॉकहोम छोड़ दिया इन्होंने और रूस आ गए। यहीं पे ही ये बस गए। अल्फ्रेड को रूस में अच्छे शिक्षक मिले। कहा जाता है कि बच्चे की जो नींव होती है, उसकी समझदारी बचपन से ही अगर उसके अंदर अच्छे गुण डाले जाएं तभी बनता है। बड़ा होकर के बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। तो उसका जो रोल मॉडल, हर एक बच्चे का रोल मॉडल कौन होता है? उसका गुरु और माता पिता होते हैं। माता पिता कैसे भी अपने बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हर शिक्षक अच्छा नहीं होता है ना, तो दिक्कत यहाँ होती है। लेकिन इन्हें शिक्षक अच्छे मिल गए, पढ़ाने वाले अच्छे मिल गए, तो 16 साल की एज तक इन्होंने खूब अच्छी तरीके से बहुत सी चीज़ें जान ली और एक केमिस्ट बन गए ये। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी इस प्रकार के महान लोग हुए हैं उन्हें एक भाषा नहीं कई भाषा आती थी। वैसे ये भी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश, बहुत सी भाषाएं इन्हें आती थी, बहुभाषी थे ये। पिता की कंपनी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1859 में कंपनी दिवालिया हो गई। इनकी कंपनी जो है मिलिट्री इक्विपमेंट बनाया किया करती थी। क्रीमिया युद्ध चल रहा था उस वक्त। 1856 में क्रीमिया युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद जो है कंपनी लॉस में चली गई, जिससे दिवालिया हो गई कंपनी। 1862 में जो है इन्होंने एक फैक्ट्री डाली। किन्होंने? अल्फ्रेड नोबेल ने एक फैक्ट्री लगाई। और 1864 में वो फैक्ट्री किसकी थी? नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री थी। नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्री थी और वहाँ पे जो है उस फैक्ट्री में आग लग गई, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है बहुत ही ज्वलंत होता है, ठीक। और जो इनके भाई थे वो और वर्कर्स सब मारे गए इसमें। इससे अल्फ्रेड को बहुत दुख हुआ और ये जो है आविष्कार करने में लग गए। कुछ दिनों तक ये आविष्कार करते रहे, जिनमें से सबसे प्रमुख था डायनामाइट। कौन सा?
तो 1864 में आग लगी और फिर ये आविष्कार वगैरह करने लगे। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो रेलवे वगैरह, रोड बिछाने का काम और बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनाने का काम आसान हो गया था। ठीक। 1893 में स्वीडन की आर्म फैक्ट्री को खरीद लिया इन्होंने। क्या किया? उसे खरीद लिया। और 1894 में बोफोर्स आर्म फैक्ट्री, बोफोर्स जो है 2-3 साल पहले भी न्यूज़ में खूब छाया हुआ था। उसी तोप ने जो है कारगिल युद्ध में बहुत ही बढ़िया काम किया था। पहले ये जो बोफोर्स आर्म फैक्ट्री है, ये एक आयरन स्टील की फैक्ट्री हुआ किया करती थी। किसकी? आयरन स्टील। फिर भी अल्फ्रेड ने इसे खरीद लिया। ठीक। और फिर जब इसे खरीद लिया तो इसे, जब पहले ये आयरन और स्टील की कंपनी हुआ किया करती थी, खरीदने के बाद इसे आर्म फैक्ट्री में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। 1896 में इनकी डेथ हो जाती है। लगभग 355 इन्वेंशंस इन्होंने किए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण और अब तक का सबसे पॉपुलर इनका जो इन्वेंशन रहा वह है डायनामाइट। ठीक है ना। 1888 में कहा जाता है ये अखबार पढ़ने बैठे और अखबार में इनके मौत की खबर पढ़ी इन्होंने। खुद के मौत की खबर आदमी खुद पढ़ रहा है, जिसमें लिखा हुआ था द मर्चेंट ऑफ डेड इज डेथ, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। मौत के सौदागर की मौत, ये है मौत के सौदागर की मौत। इस बात से इन्हें बड़ा दुख पहुंचा। क्यों दुख पहुंचा? क्योंकि इन्होंने सोचा कि मैं भी जिंदा हूं तब लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर मैं मर गया तो लोग मुझे इतने ख़राब तरीके से देखेंगे कि ये तो अच्छा आदमी नहीं था। तो ये बहुत ही अमीर थे, हम सब जानते हैं। तो इन्होंने अपने लास्ट बिल में क्या लिखा? 1895 में, 96 में मर ही गए थे। 1895 में इन्होंने एक प्राइस की सीरीज चलाने को बोला। और जब इन्होंने प्राइस की सीरीज चलाने को बोला तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था और इस वक्त आपके दिमाग में जो चल रहा है मैं वही बोलने वाला हूँ। इन्होंने प्राइस की सीरीज चलाने को बोला और अपने जन्मदिन पर नहीं, बल्कि जिस दिन ये मरेंगे उसी दिन को ही ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक। 10 दिसंबर को अधिकतर आप देखते होंगे जो जिस दिन पैदा हुआ है उसकी उपलब्धियों को उस दिन दिखाया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने मरने के दिन को अच्छा बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मौत के सौदागर की मौत। इस पुरस्कार की घोषणा जो है अधिकतर अक्टूबर में कर दी जाती है, किसको किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। नहीं मिलना है नहीं, मतलब कुछ लोगों को नॉमिनी किया जाता है, जिसमें से 1, 2 या 3 का नाम बुला लिया जाता है। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, कुछ अपवाद भी रहे हैं। 1974 में केवल जीवित, यहाँ तक 74 तक केवल जीवित लोगों को ही दिया जाता था। और इसके बाद फिर जो लोग 1974 तक उन्हीं लोगों को दिया जाता था। मतलब एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ बोल दिया, 1974 में केवल जीवित लोगों को दिया जाएगा ऐसा बात बोला गया। इसके पहले मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाता था। किंग ऑफ स्वीडन के हाथों से दिया जाता है ये। और शांति का नोबेल जो है चेयरमैन ऑफ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के हाथों से किंग ऑफ नॉर्वे की उपस्थिति में दिया जाता है। ठीक। केवल शांति का पुरस्कार जो है यह नॉर्वे में दिया जाता है, और जितने भी पुरस्कार हैं नोबेल से संबंधित ये कहाँ पे दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्वीडन में, वो भी किंग ऑफ स्वीडन के हाथों। जैसा कि हम सब जानते हैं नोबेल प्राइज़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है, और इसका जो प्राइस है मनी में अगर कंसीडर किया जाए तो बहुत हाई है। 5,89,60,000 अमेरिकन डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। जो इनकी संपत्ति थी उसी का ही जो इंटरेस्ट बैंक के द्वारा मिलता है, इतना आता है, उसी को ही दे दिया जाता है। ठीक। और नोट यहाँ पे एक दिया गया है, देख लीजिए। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता था,
अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वे स्वेरिजेस रिस्क बैंक स्वीडन की एक बैंक है, इसने जब अपना 300 एनिवर्सरी पूरा कर लिया, 300 वर्षगांठ इसकी पूरी हो गई, उसी के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया, ठीक है ना, और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह दिया गया है, और जिनको दिया गया है, जिन्हें दिया गया उनका नाम है एरी एक्सेल कार्ल डफ को 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव थे, इन्हें दिया गया था। डैग हैमरशोल्ड को 1967 में, ओके। और 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो ये पहला पार्ट आपका पूरा होता है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के कौन कौन से लोग थे, किस किस विषय पे उन्हें मिला है, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।